हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम प्रवक्ता चयन परीक्षा 2000 के इतिहास के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं 2004 का इतिहास का प्रवक्ता परीक्षा का। सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पर, गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था? तो सारनाथ में दिया गया था। कई बार यहाँ से क्या है, क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, तो यहाँ पर जो है सही आंसर हमारा सारनाथ हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध गया से ऋषिपत्तनम, उसको ऋषिपत्तनम भी बोलते हैं, सारनाथ को ही पहुँचे, जहाँ पहले से मौजूद 5 ब्राह्मणों को अपना उपदेश दिया। इस घटना को बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तत्पश्चात वाराणसी में उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचमहाव्रत तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो ये आंसर हो जाएगा जैनों से संबंधित है। पंचमहाव्रत तथा त्रिरत्न की संकल्पना जैन धर्म से संबंधित है। पंचमहाव्रत के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य आदि शामिल हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जीवक किस राजा का राजवैद्य था? तो जीवक जो है बिंबिसार का था। बिंबिसार के दरबार में ये उसका राजवैद्य था। हर्यक वंशीय शासक बिंबिसार 544 से लेके 492 ईस्वी में राजवैद्य जीवक थे। जिसने तक्षशिला विश्वविद्यालय में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवन को अवंती नरेश चंड प्रदोष को पीलिया यानी पांडुरोग हो गया था, उसको ठीक करने के लिए जीवक को वहाँ पर भेजा था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था? तो मौर्य वंश का प्रथम सम्राट जो था वो है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका समय है 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व। उन्होंने अपने गुरु तथा प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से नंदों तथा पश्चिमोत्तर भारत की यूनानी सत्ता का सफाया कर भारत का प्रथम साम्राज्य स्थापित किया। महान शासक अशोक इसी का पौत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभाष्य के रचयिता थे? तो महाभाष्य के रचयिता हो जाएंगे पातंजलि। शुंग काल, अब ये पातंजलि किस समय थे? शुंग काल के व्याकरणाचार्य पातंजलि, जिन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाअष्ट नामक टीका लिखी। ये पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे तथा उनके द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने ही संपन्न कराया था। तो पुष्यमित्र शुंग के ये पुरोहित थे कौन? पातंजलि। ठीक है, और इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य टीका लिखा था। आगे है, बुद्ध चरित्र के लेखक हैं? तो बुद्ध चरित्र के लेखक हो जाएंगे अश्वघोष। ये कनिष्क के समय थे। बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य की रचना अश्वघोष ने की थी। ये कुषाण कालीन बौद्ध विद्वान थे। बुद्ध चरित्र के अलावा सौंदरानंद, मतलब इन्होंने अश्वघोष ने, और कौन कौन सी है? तो सौंदरानंद, सरिपुत्र प्रकरण, वज्र सूची जैसे ग्रंथों की भी उन्होंने रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है? तो मुद्रा राक्षस में वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है। कालाशोक संबंधित था? तो कालाशोक संबंधित था किससे? शिशुनाग वंश से। इंडिका लिखी है किसने? मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई हैं? तो प्राकृत भाषा सबसे ज़्यादा मिलती है। प्राकृत भाषा तो यहाँ पर जो है ब्रह्मी हो गई, खरोष्टी हो गई, अरमेक और ग्रीक, ये सारे के जो हैं लिपियां हैं। ठीक है, तो ब्रह्मी हो गई, खरोष्टी हो गई, आरमेक हो गई तथा ग्रीक। व्याख्या देख लेते हैं। अशोक का इतिहास मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अभी तक उसके 40 से अधिक अभिलेख जो है मिल चुके हैं। इस अभिलेख की भाषा प्राकृत है।
जबकि ये ब्रह्मी, खरोष्टी, आर्मेक और यूनानी लिपि में लिखे गए हैं। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम वो व्यक्ति थे जिन्होंने इनकी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, वो भी 1837 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा आकरा अध्यक्ष। खानों के अध्यक्ष को आकरा अध्यक्ष कहा जाता था। मौर्य प्रशासन में खानों मतलब जो भी कल कारखाने हैं हमारे, तो खान के अध्यक्ष को आक्राध्यक्ष कहा जाता था। मौर्य युग में खानों पर राज्य का एकाधिकार होता था, जैसे सोने की खान हो गई, इस तरह से क्या है, उसको आक्रा अध्यक्ष कहा जाता था। आगे देखते हैं। अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो अशोक मोगलीपुत्र, तो इससे सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अशोक ने कलिंग राज्य पर कब आक्रमण किया था? तो कलिंग राज्य पर आक्रमण करा था 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। 261 ईसा पूर्व है यहाँ पर। कौन सी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध सभा हुई थी, जिसके वो अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र थे, भोगली नहीं है, मोगली पुत्र तिस्य थे। और ये महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 236 वर्ष बाद 247 ईस्वी में पाटलिपुत्र में ही हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति। और इस संगीति में अभिधम पिटक नामक तीसरा पिटक क्या किया था? जोड़ा गया था। और जब चौथी होती है तो चौथी में क्या है? हीनयान महायान, दो भागों में बौद्ध धर्म में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। चौथी बौद्ध संगीति किस कनिष्क के समय में हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। आगे देखते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एम कनिंघम को भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक कहते हैं। व्याख्या देखते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करता है। इसके जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, अतः वे प्रागैतिहासिक के जनक हुए। यद्यपि भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अवशेषों की शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे के भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। तो जो खुदाई में बस्तियां प्राप्त हुई हैं वो 1863 में हुई हैं। किसके द्वारा? वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा से परिचायक लक्षण है? तो आंसर हो जाएगा उच्च पुरापाषाण काल। अगला क्वेश्चन है। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। तो मानव समाधियां आभूषणों से युक्त हुई हैं, हमारा आंसर हो जाएगा महदहा से आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक एक हमें समाधि प्राप्त हुई। अब कहाँ से? जो महदहा नामक है, प्रतापगढ़ में स्थित है, यूपी में है। पाषाणिक स्थल से स्तंभ गर्द के साक्ष्य के साथ साथ मृग छल्लों की माला एवं हड्डियों के उपकरण मिले हैं। यहाँ अनेक शवादान के भी साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है नवपाषाण काल से। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है। गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा झूसी से क्या है? गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं झूसी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? तो आंसर हमारा घग्गर यहाँ पर सही है। सैंधव सभ्यता से लगभग 1400 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं, जिसमें केवल 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी सहायक नदी के क्षेत्र में स्थित हैं, जबकि 1000
यानी 1100 बस्तियां, लगभग 80% जो हैं सिंधु तथा गंगा के बीच के मैदान में स्थित, जहाँ कभी सरस्वती नदी यानी घग्गर नदी बहती थी। तो सरस्वती कहें या घग्गर कहें, यहाँ दोनों एक ही बात हो रही हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार क्या है, घग्गर नदी क्षेत्र में ही सर्वाधिक सैंधव बस्तियों का केंद्रण पाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या है। तो सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ जो है गेहूं और जौ हुआ करता था। गेहूं और जौ यहाँ पर सही आंसर है। सैंधव निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कार्य था। यहाँ के प्रमुख उद्यान गेहूं तथा जौ थे। इसके अतिरिक्त कपास, खजूर, मटर, राई, सरसों, तिल आदि फसलों के भी खेती की जाती थी। लोथल तथा रंगपुर से चावल की खेती के भी प्रमाण मिले हैं। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी। तो ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। संस्कृत यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वैदिक शब्द जो है रित का आशय होता है। तो रित का आशय क्या है, नैतिक नियम। रित का आशय, वैदिक शब्द है रित, रित का जो आशय होता है नैतिक नियम। व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में धार्मिक जीवन में रित जो है नैतिक नियम की सुंदर व्याख्या मिलती है। सभी देवताओं का संबंध रित से माना जाता है। रित का अर्थ है सत्य या अविनाशी सत्ता। बताया गया है कि सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम रित की ही उत्पत्ति हुई। इसी के द्वारा विश्व में सुव्यवस्थित एवं प्रतिष्ठा स्थापित होती है। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ विद्वान है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ विद्वान है। ऋग्वेद में किस मंडल में चतुर्वर्ण की अवधारणा है। तो 10वें मंडल में है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की उल्लेख किया गया है, जहाँ से मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय और जंघा से वैश्य और पैरों से जो हैं वो शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी है। तो वैदिक कालीन देवताओं की संख्या यहाँ पे 33 है। 33 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वैदिक कालीन देवताओं की संख्या 33 है। ऋग्वेदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन काबिलाई था, अतः उनके देवता भी प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। ठीक है, ये ऋग्वेद की बात हो रही है। यास्क एक यहाँ पर है। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में ऋग्वेदिक देवताओं की मंडली बनाई है, जिसकी संख्या 33 है। उन्हें आकाश, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी के देवता के रूप में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत का मौलिक नाम था। तो महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के महावीर जी तो 24वें थे, और प्रथम देखा जाए तो ऋषभ देव यहाँ पर प्रथम है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव माने जाते हैं। वे मूलतः अयोध्या के रहने वाले थे। ऋग्वेद में उनका उल्लेख मिलता है, परंतु इस धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्वालियर प्रशस्ति में किस सम्राट के विषय में जानकारी हमें मिलती है। तो ग्वालियर प्रशस्ति में मिहिर भोज की जानकारी हमें मिलती है। मिहिर भोज की जानकारी मिलती है। ग्वालियर प्रशस्ति में गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज की राजनीतिक उपलब्धियों और उनकी वंशावलियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। परमार वंश का शक्तिशाली शासक कौन था। भोज था। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। वास्तविक संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश थे। तो यहाँ पर नींव डालें तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर सही हो जाएगा। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की नींव डाली। उसने दिल्ली के बजाय लाहौर को राजधानी बनाई थी। सुल्तान की उपाधि न धारण करते हुए मलिक या सिपहसालार की उपाधियों से ही संतुष्ट रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 1717 में। 1717 में एक मुक्त व्यापार का जो व्यापार का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, एक गोल्डन फरमान अलग है जो गोलकुंडा के शासक के साथ हुआ था। तो
तो वो चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। इसको मुक्त व्यापार का मैग्ना कार्टा जिसको कहते हैं। आगे देखते हैं ये किससे प्राप्त किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1716 में सर जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल दरबार भेजा। कहाँ पर? मुगल दरबार में, जिसमें विलियम हैमिल्टन नामक एक सर्जन मतलब एक डॉक्टर ही थे जो सर्जरी करने में दक्ष हासिल किए हुए थे। तो विलियम हैमिल्टन साहब जाते हैं फर्रुखसियार की एक दर्दनाक बीमारी से छुटकारा दिलाते हैं। ठीक है, तो हैमिल्टन इसलिए तो इनको भेजा था कि जाके इनकी मदद करेंगे और फर्रुखसियार क्या हो जाएगा, खुश होके फिर उनको क्या एक फरमान जारी कर देगा। तो फरमान क्या होगा? फिर उन्होंने प्रसन्न होकर बादशाह ने 1717 में एक शाही फरमान जारी किया जिसके अनुसार 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की अनुमति क्या हो गई? मिल गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिख आंदोलन के अगुआ कहे जाते हैं। तो सिख आंदोलन के अगुआ को किसको? गुरु नानक को कहा जाता है, गुरु नानक जी को कहा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। 1526 मुगल बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी पानीपत के पहले युद्ध में हार गए थे और बाबर क्या हो गए थे? जीत गए थे। और फिर क्या है? भारत में मुगल वंश की नींव पड़ती है। आगे देखते हैं। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण कराया था किन्होंने? सोलंकियों। यहाँ पर चंदेल, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर, तो यहाँ चंदेल नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ पर सोलंकी होना चाहिए, सोलंकियों ने करवाया था दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का, ये गलत है क्वेश्चन। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन का वास्तविक नाम था। अलाउद्दीन का वास्तविक नाम हो जाएगा हसन गंगू। हसन गंगू यहाँ पर उसका वास्तविक नाम था। तो हसन गंगू नामक एक दक्कनी अमीर ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की और 1347 में सिंहासनरूढ़ हुआ और दक्कन में बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुरुवर्गा को अपने नव स्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम एहसानाबाद रखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अहमदनगर राज्य का संस्थापक था। तो अहमदनगर राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा? मलिक अहमद। मलिक अहमद यहाँ पर सही आंसर है। अहमदनगर राज्य का संस्थापक मलिक अहमद है। अहमदनगर राज्य का संस्थापक मलिक अहमद था जिसने 1490 में अपनी स्वतंत्रता बहमनी राज्य से घोषित करके निजाम शाही वंश की स्थापना की। मलिक अहमद ने 1490 में अहमदनगर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया। उसने निजामुल मुल्क की उपाधि भी धारण की। अगला क्वेश्चन है। दासबोध नामक पुस्तक लिखी थी। तो किसने लिखी थी? रामदास ने लिखी थी। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को जगाने वाले जो हैं रामदास का जन्म 1608 में हुआ था। ये शिवाजी के समकालीन थे तथा उनके आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अपनी अति महत्वपूर्ण रचना दासबोध में आध्यात्मिक जीवन के साम्यवादी सिद्धांत के साथ विविध विज्ञानों एवं कलाओं के अपने विस्तृत ज्ञान को संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है। इब्न बतूता आया था। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। विजयनगर के कृष्णदेव राय का राज कभी था। तो कृष्णदेव राय पिदन्ना था। पिदन्ना यहाँ पर सही हो जाएगा। अलसनी पिदन्ना। विजयनगर के महानतम शासक कृष्णदेव राय के दरबार को तेलुगु साहित्य को 8 महान विद्वान एवं कवि जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता है सुशोभित करते हैं। इन अष्टदिग्गज कवियों में अलसानी पिदन्ना सर्वप्रथम था जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के विद्वान गाता थे। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गए थे? वही मोहम्मद गोरी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे है। ईरानी त्यौहार नौरोज का प्रचलन किसने कराया था? तो बलबन ने करवाया था। बलबन ईरानी नौरोज
त्योहार का प्रचलन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबन ने किया। इसके अतिरिक्त उसके दरबारों में सिजदा और पायबोज की प्रथा की भी शुरुआत की थी, जो ईरानी मतलब ये त्यौहार जो है ईरानियों का था। अगला है बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? विनय पिटक में मिलता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? तो शाक्य मुनि बुद्ध की अंकित करवाई थी कनिष्क ने करवाई थी सिक्कों पर। शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अपने सिक्कों पर ढलवाई थी किसने? कनिष्क ने। कनिष्क के स्वर्ण एवं ताम्र सिक्कों पर विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं। इसके कुछ सिक्कों पर प्रभास मंडल युक्त खड़ी मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा एवं उसके नीचे यूनानी लिपि में बोडो यानी बुद्ध खुदा हुआ है। अगला क्वेश्चन गुप्त संवत जो 1319 और 20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला है किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो आंसर V.A. स्मिथ ने कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक बनता है। इस वंश का महानतम शासक था। उसने उत्तर तथा दक्षिण भारत में समान रूप से सफलतापूर्वक विजय अभियान संपन्न किया। समुद्रगुप्त को कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर V.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो कब धारण की थी किस के बाद हो जाएगा? तो शकों के उन्मूलन करने के बाद जो है वो यहाँ पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के उन्मूलन के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी के अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को 409 ईस्वी में पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए तथा स्वयं विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। अगला क्वेश्चन है मेहरौली स्तंभलेख किस शासक से संबंधित है? तो मेहरौली स्तंभलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। दक्षिण दिल्ली में मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की उपलब्धियों का वर्णन है, जिसकी पहचान विद्वानों ने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से की है। इस लेख में राजा चंद्र द्वारा सप्त सिंधु पार के वहिलकों के विरुद्ध पूर्व में बंग शासकों के विरुद्ध विजय का वर्णन किया गया है। गुप्त कालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। गुप्त कालीन देवगढ़ झांसी देवगढ़ कहाँ है? झांसी में। झांसी कहाँ है? यूपी में। कई लोग उसको MP में मानते हैं। ठीक है, आगे है तो गुप्तकालीन देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है ऐतिहासिक महत्व का नहीं है, मतलब उसमें जो भी उल्लेख किया गया है वो प्रमाणिक नहीं है? तो बाणभट्ट का कादम्बरी जो है वो ऐतिहासिक महत्व का नहीं है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शिव के थे। शिव यहाँ पर सही हो जाएंगे, शैव। चोल वंश के शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने अनेक शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। चोलेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, कंपेश्वर मंदिर आदि उनके द्वारा बनवाए गए शैव मंदिरों के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वधारण की सभा किसके अधीन होती थी? तो सर्वधारण की सभा जो है वो उर के अधीन होती थी। उर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चोल अभिलेखों में मोटी देखें तो 3 प्रकार की स्थानीय सभाओं का उल्लेख है। उर, यहाँ पर जो हमने टिक लगाया, फोर्थ ऑप्शन उर, और यहाँ पर सभा या महासभा या तथा नगरम।
ठीक है। तो इसमें उर एक सामान्य प्रकार की थी, तो यहाँ पर सब साधारण लोग उर में जाएंगे, उर सभा में जाएंगे। एक सामान्य प्रकार की सभा थी। सभा और महासभा गांवों के ब्राह्मणों, जिसे अग्रहार कहा जाता था, की सभा थी, जबकि नगरम जो है व्यापारियों की प्रशासनिक सभा थी। उर की कार्यकारिणी समिति को अंगुल अलुंगणम कहा जाता था। तो उर जो है, उर की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? अलुंगणम। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है अलुंगणम। आगे है, हर्षवर्धन पराजित हुआ था किससे? पुलकेशन द्वितीय से। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिकोण संघर्ष में सम्मिलित नहीं था? तो यहाँ पर एक तो दक्षिण के थे, ऊपर से गुर्जर, प्रतिहार और पाल। गुर्जर, प्रतिहार और पाल। तो यहाँ पर क्या है? फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा? सही ऑप्शन हो जाएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर है, तो हमारा आंसर राष्ट्रकूट हो जाएगा। राष्ट्रकूट, ए ऑप्शन सही है। राष्ट्रकूट वंश का कृष्ण प्रथम 756 से लेकर 780 ईस्वी तक इनका जो समय था, एक विजेता होने के साथ साथ कुशल निर्माता भी थे। उसने भगवान शिव की भक्ति स्वरूप एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, गुहा मंदिर का निर्माण करवाया, जो मंदिर स्थापत्य की वेशा शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? कायस्थ जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। कायस्थ शब्द का पहली बार उल्लेख याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है, जबकि एक जाति के रूप में कायस्थों का उल्लेख ओशनम स्मृति में मिलता है। इस जाति के लोग भूमि तथा राजस्व संबंधी कार्यों का हिसाब किताब रखने का कार्य करते थे। बंगाल में द्वैत शासन का अंत किया गया था। तो बंगाल में द्वैत शासन का अंत जो है वो किया गया था 72 में, 1772 में। और भारत में द्वैत शासन लागू किया गया था 1900। अगला है, यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, 1919 या 1935 से शायद भारत में द्वैत शासन लागू हुआ था। ठीक है, आप उसको देख लीजिए और कमेंट नहीं करेंगे कोई भी कि आपने गलत बता दिया। ठीक है, यहाँ पर बंगाल का द्वैत शासन है जो कि 1772 में हुआ था। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। द्वैत शासन जो है जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 में माना जाता है के अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। बंगाल में प्रचलित इस घृणित द्वैत शासन का अंत जो है 1772 में वारेन हेस्टिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतिहासकार के.बी. फड़के किस राज्य से संबंधित? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी थी? तो जेम्स मिल ने लिखी थी। जेम्स मिल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल की लिखी पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास का विवेचन किया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च सन 1606 ईस्वी में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? तो 1606 में डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई थी। डच संयुक्त कंपनी की। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनकर आए थे। मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों पर भी नियंत्रण का अधिकार प्रदान इनको था। अगला है, द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रोमेश चंद्र दत्त हैं। ठीक है, आर.सी. दत्त, रॉय नहीं है यहाँ पर, ये गलत है।
आगे देखते हैं, सन 1857 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो वारावर नगर में की थी। वारावर यहाँ पर सही हो जाएगा। रामकृष्ण मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता के पास बारानगर में की। तत्पश्चात बेलूर में मिशन रामकृष्ण मिशन, ठीक है। अगर रामकृष्ण मिशन पूछा जाए तो बेलूर लगाना है। अगर रामकृष्ण मठ पूछा जाए तो कलकत्ता के पास जो बारानगर है वो हमारा सही आंसर होगा। रामकृष्ण मिशन में कार्यरत सन्यासी जनसाधारण के कष्टों का निवारण, रोगियों की चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना, अनाथों की देखभाल जैसे सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित थे। श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में किसने ट्रांसलेट करके प्रकाशित किया था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा विल क्लिंस। यहाँ पर सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन, विल क्लिंस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। इस संस्था का उद्देश्य जो है भारत में प्राचीन साहित्य वैडम्य को उद्घाटित कर भारत में अतीत को प्रकाश में लाना था। विल्किंस ने गीता का प्रथम अनुदित ग्रंथ है जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन किया गया था। इसके अतिरिक्त 1787 में विल्किंस ने हितोपदेश का भी अनुवाद किया था। देख तो गीता का किया था और हितोपदेश का भी इन्होंने किया था। अगला है द बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? द बंगाली जो है वो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। उदारवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1879 में द बंगाली नामक अंग्रेजी समाचार पत्र का शुरुआत किया था। यह पत्र इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन का मुख्य पात्र था। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो खिलाफत जो है हसरत मोहानी और शौकत अली ने किया था। हसरत मोहानी शौकत अली ने किया था। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तुर्की के प्रति भेदभाव नीति के विरोध में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया क्योंकि तुर्की का खलीफा समस्त मुस्लिम जगत का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। 1919-1920 के मध्य खिलाफत आंदोलन मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली और हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी एवं अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से क्या होता है, जोर पकड़ लेता है। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हमारा हो जाएगा मुखर्जी और लालचंद। ये जो दो हैं BN मुखर्जी और लालचंद, इन्होंने ही पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की थी। जोनाथन डंकन ने सन 1792 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो वाराणसी में की थी। फोर्थ ऑप्शन सही है। वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना के बाद बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने 1792 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? तो भारत में स्त्रियों की शिक्षा के लिए अनुमति लॉर्ड डलहौजी ने दी थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने जुलाई 1804 में भारतीय शिक्षा का एक व्यापक योजना प्रस्तुत किया जिसे वुड का डिस्पैच कहा जाता है। इस योजना में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यमों तथा सुधारों पर विचार के साथ साथ महिला शिक्षा पर भी पहली बार राजकीय स्तर पर प्रयास की बात की गई। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने वुड डिस्पैच की सभी सिफारिशें क्या कर दी थी, लागू कर दी गई थी। केशव चंद्र सेन के बारे में कौन सा तथ्य जो है वो यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर पहले देखते हैं, वो है सन 1857 में ब्रह्म समाज के सदस्य बने, सही है। ब्रह्म समाज के अलग होकर उन्होंने नए संगठन की स्थापना की। और तीसरा है व्यापक भ्रमण करने वाले वे प्रथम समाज सुधारक थे। तो ये भी सही है क्योंकि घूम घूम कर ही इन्होंने क्या है, ब्रह्म समाज के अपने जो एक नया उन्होंने बनाया था उसका प्रचार प्रसार किया था। उसके अलावा
ब्रह्म समाज के जब ये सदस्य बनते हैं उसका भी वो प्रचार प्रसार करते हैं, तो ये यहाँ पर सही है। और 1905 में इसकी मृत्यु हुई थी, ये वाला गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। समाज से अलग होकर उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, व्यापक रूप से ब्राह्मण। अब ये अलग क्यों हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जो केशव चंद्र सेन हैं, इन्होंने ब्रह्म समाज सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए क्या कर दिया था, ओपन कर दिया गया था। तो इसमें क्या हो गया, उनका जो विवाद हो गए, विचारों में विवाद हो गए, और फिर वो उसको यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। आगे देखते हैं, कपिल राज सम्मेलन का संबंध कपिल राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? तो आंसर हमारा बारदोली से है। कपिल राज सम्मेलन बारदोली। प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था, तो विधि नियुक्त किया गया था लॉर्ड मैकाले को। मैकाले ने ही क्या है, कानून जो है 1833 के चार्टर एक्ट में विधान मतलब कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विधि विशेषज्ञ की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से चार्टर एक्ट में विधि विशेषज्ञ नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? तो 1833। इस प्रकार लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया। इन्हीं के नेतृत्व में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग भी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृत्यु के उपरांत क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था कहाँ पर? लाहौर में दफनाया गया था। मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। वो है 1206 से 1210 तक लाहौर को ही राजधानी बनाकर क्या है, राज्य का संचालन किया। वास्तव में भारत में तुर्की राज की नींव इन्होंने ही डाली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा 1326 से 27 तक, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सर्वाधिक विवादास्पद योजना दिल्ली से देवगिरी में राजधानी परिवर्तित था। 1326 से 27 में राजधानी परिवर्तित कर देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया, परंतु यह योजना पूर्णतः असफल सिद्ध हो गई। आगे देखते हैं, तो हमारा 1326 से 27 में राजधानी परिवर्तित हुई थी। भारत में तुगलकनामा नहीं, वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और इनको ही औलिया जी ने क्या कहा था कि हुनूज और दिल्ली दूर है। आगे है, अब यहाँ पर कूट 1 और 2 दे रखी है और इसका क्या करना है, हमें मिलान करना है। तो यहाँ पर कुव्वत अल इस्लाम जो हो जाएगा, ई वाला जो है वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक से हो जाएगा, तो ये वाला यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर हजार सितून महल जो है, यहाँ पर 5 होना चाहिए, ये यहाँ पर गलत है। यहाँ पर रोमन जो है 5 होना चाहिए, क्योंकि 4 और 5। तो कुव्वत अल इस्लाम जो है वो हमारा 4th ऑप्शन है। और हजार सितून महल जो है अलाउद्दीन खिलजी यानी 5th ऑप्शन है। बाकी हम यहाँ पर देखते हैं कि लास्ट में 4th और 5 हमें कहाँ मिलता है, तो 4th और 5 हमें यहाँ मिल जाता है 3rd ऑप्शन में, ठीक है। बाकी व्याख्या और देख लेते हैं। जामा मस्जिद हो जाएगी हुसैन शाह शर्की। और मोठ की मस्जिद हो जाएगी हमारी सिकंदर लोदी। मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी, जामा मस्जिद हुसैन शाह शर्की, और झंझरी मस्जिद हो जाएगी इब्राहिम शर्की। और हजार सितून महल मैंने बताया था अलाउद्दीन खिलजी, कुव्वत-ए-इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हमारे इस हिसाब से 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सन 1336 में दक्षिण में विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने की थी भैया। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्याख्या देख लेते हैं, संगम के 5 पुत्रों में से हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। पहले वे वारंगल के
कियों के सामंत थे और बाद में काम्पिल्य राज्य के प्रधानमंत्री बने। अपने इस साहसिक कार्य में उन्हें गुरु विद्यारण एवं वेदों के टीकाकार सायण से प्रेरणा मिली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीदर का संस्थापक कौन था? तो वीदर अली वरीद यहाँ पर सही हो जाएगा। अली वरीद, अमीर अली वरीद ने बीदर को स्वतंत्र घोषित करके वरीद शाही वंश की स्थापना की और इसको ही अमीर अली वरीद को ही दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने भाग लिया था? तो कौन से युद्ध में भाग लिया था? इसमें से कोई सा भी नहीं है क्योंकि सब पानीपत है। प्रथम जो है बाबर और इब्राहिम के बीच में, पानीपत का तृतीय युद्ध जो होता है वो अकबर और हैमू के बीच में, और पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो किसके बीच में हुआ था? ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो ये मराठों के उसमें हुआ था, अब्दाली, जिसमें क्या है मराठे बुरी तरह से पराजित हो गए। तो ये 3 युद्ध जो हैं इसमें किसी ने भी शेरशाह ने भाग नहीं लिया था। शेरशाह ने सर्वप्रथम मेदिनी राय के विरुद्ध चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से भाग लिया और पानीपत के किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया था। चंदेरी अगर यहाँ पर ऑप्शन में होता तो वो हमारा सही हो जाता। चंदेरी के युद्ध के समय उसने कहा था कि अगर भाग्य से मेरी सहायता की तो मैं शीघ्र ही मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। अगला क्वेश्चन है, नूरजहां का वास्तविक नाम मेहनूर ईसा था। पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार शुरू हुआ था तो 1498 में। पुर्तगाल और भारत के बीच जो है व्यापार का प्रारंभ 1498 में हुआ था, जब वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर उतरा। वहां के शासक जामोरिन ने उसे मसाले व जड़ी बूटी आदि ले जाने की अनुमति दी। पुर्तगाल ले जाकर उसे 60 गुना अधिक लाभ में बेचा था। सिराजुद्दौला के उपरांत अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया था? तो मीर जाफ़र को बनाया था। फिर उसके बाद मीर कासिम को बनाया था। मीर जाफ़र जो है वो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्लासी का व्याख्या देख लेते हैं। प्लासी के युद्ध में 1757 में सिराजुद्दौला को परास्त करने के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। बदले में मीर जाफ़र ने कंपनी को 24 परगने की जमींदारी और कंपनी के कर्मचारियों को ढेर सारे उपहार दिए। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन संपन्न हुआ था। तो पहला तो मुंबई में हुआ था, फिर उसके बाद जो है वो कलकत्ता में होता है। तो 4th ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यंग इंडिया नामक समाचार पत्र, यंग इंडिया तो महात्मा गांधी जी का है। 1919 में यंग इंडिया और 1933 में हरिजन नामक पत्र का प्रकाशन किया। तो 1919 में यंग इंडिया और 1933 में हरिजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 1906 में कांग्रेस का मतलब जिस समय क्या है सूरत की फूट पड़ गई उस समय अध्यक्ष कौन? रास बिहारी बोस को बनाया गया था। इस तरह से दादा भाई नौरोजी यहाँ पर सही हो जाते हैं। ठीक है, 1906 में कलकत्ता में संपन्न हुए राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर सूरत वाला नहीं है, यहाँ पर कलकत्ता में संपन्न होता है। दादा भाई नौरोजी क्या है इसके अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, अगला है, सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक मंडल की स्थापना हो गई ज्योतिबा फुले ने की थी। सत्यशोधक मंडल की स्थापना बम्बई में 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य ब्राह्मणों के आडंबर और उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्न जातियों को बचाना था। उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी ज्योतिबा फुले ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटना अनुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? तो बढ़ते क्रम में बताना है।
तो सबसे पहले हो जाएगा प्लासी का युद्ध, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है, प्लासी का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध और बक्सर का युद्ध। अगला है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता, नहीं, हाँ कलकत्ता की गई थी, कलकत्ता। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। सहायक संधि किसने स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था? तो हैदराबाद यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली को विकसित किया और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था, जिसे 1798 में संधि अंग्रेजों से की। ठगी को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है स्लीमैन को दिया जाता है। निम्न में से किसे ओवेन मैरी डिथ के नाम से जाना जाता है? ओवेन मैरी डिथ के नाम से जाना जाता है लॉर्ड लिटिन को ओवेन मैरी डिथ के नाम से जाना जाता है लॉर्ड लिटिन को। व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड लिटिन जो है 1876 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो इनके द्वारा ही लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 1876 से लेके 1880 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। वह एक कट्टर साम्राज्यवादी प्रशासक होने के साथ साथ एक विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक था। साहित्य जगत में यह ओवन मैरी डेथ के नाम से भी प्रसिद्ध था। मीरात उल अखबार किसकी कृति थी? तो मीरात उल अखबार जो है राजा राम मोहन राय की थी। सर सैयद अहमद खान की नहीं, राजा राम मोहन राय की थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? तो बढ़ते क्रम में हमें बताना है, मतलब यहाँ पर लखनऊ समझौता है, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। ए और आर दिया गया है यहाँ पर। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सन 1913 में की थी। दूसरा है इसका उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था, जिसमें सभी संप्रदायों की प्रतिनिधि सरकार हो। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है और कौन सा नहीं? तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, पर दोनों की व्याख्या यहाँ पर सही नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही होने वाला है। आगे देखते हैं, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार द्वितीय में लिया था? भैया द्वितीय में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और तीनों में किसने लिया था? तो भीमराव अम्बेडकर ने। 1931 में गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु सामुदायिक समस्याओं पर मतभेद के फलस्वरूप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ। बम्बई में नौसैनिक विद्रोह कब घटित हुआ था? तो 18 बम्बई में क्या है, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस समय क्या है, सेना में भी सैनिक विद्रोह हुए थे। तो आंसर हो जाएगा फरवरी में हुआ था 1946 में, याद रखना है फरवरी 1946 में हुआ था। अगला है, अकबर के सैन्य अभियानों का सही कालक्रम यहाँ पर हमें बताना है। तो ए बी सी, तो सबसे लास्ट में तो असीरगढ़ आ जाएगा, जिसको सोने की कुंजी से खोला था। तो एफ एफ एफ, 3 जगह एफ है। ठीक है, तो ये वाला तो बिल्कुल कट जाएगा। तो सबसे पहले सबसे पहले जो है मालवा है 1 नंबर पे, फिर उसके बाद जो है वो है गुजरात, फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, फिर उसके बाद देखते हैं। ओहो, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, फटाफट करते हैं इसको। ठीक है, ये आ गया। तो मालवा हो गया 1561 में, गुजरात हो गया 1572-73 में, हल्दी कश्मीर हो गया, सबसे पहले मालवा है, फिर है उसके बाद मालवा हो गया, गुजरात हो गया, कश्मीर हो गया, फिर हल्दी घाटी भी है यहाँ पर 15
76। फिर है सिंध 1595। फिर असीरगढ़ का सबसे 1601 में सोने की कुंजी से खोला था असीरगढ़ का जो दुर्ग है। आगे है अकबर ने जजिया को समाप्त किया था। जजिया को समाप्त किया था 64 में। जजिया को समाप्त किया था अकबर ने 64 में। मुगल सम्राट अकबर ने सुलह कुल की नीति, जिसका उद्देश्य हिंदू विशेषकर राजपूतों को अपने पक्ष में करना था, के तहत 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ए और दो की सूची यहाँ पर मिलान करना है। कौन से जो हमारे सूफी नहीं, भक्ति है, भक्त हैं जो वो कौन से उसके हैं। तो चैतन्य जो है वो पश्चिम बंगाल के हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन, बी का ए है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर बी का ए, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नामदेव महाराष्ट्र के हैं, चैतन्य मैंने जैसे बताया था पहले पश्चिम बंगाल के, सूरदास उत्तर प्रदेश के, नानक पंजाब के। अगला क्वेश्चन, किस संत का नाम शिवाजी से जुड़ा हुआ है। तो रामदास का नाम जुड़ा हुआ है। सन 1797 में सिराजुद्दौला को पराजित किया था। किसने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। तो लॉर्ड क्लाइव में पराजित किया था। 1757 में प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया तथा कूटनीति का सहारा लेकर सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। इसी कारण प्लासी की विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर द्वारा नहीं किया गया था। तो किस किले का निर्माण नहीं, दिल्ली का किला जो है वो शाहजहां ने बनवाया था। तो ये हो जाएगा गलत। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना कहाँ घटित हुई थी। तो ये घटित हुई थी कलकत्ता में 15 जून को 1756 को कलकत्ता पर अधिकार करने के पश्चात सिराजुद्दौला ने कुछ अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया और ब्लैक होल की घटना यानी 20 जून 1756 एक अंग्रेज अधिकारी हालवेल द्वारा संभवतः मनगढ़ंत ढंग से इस घटना को क्या है बताया गया, जिससे अंग्रेजों की प्रतिशोधात्मक क्रिया को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। तदनुसार 146 अंग्रेज बंदी को एक छोटी सी कोठरी में बंद किया गया। अगले दिन उसमें से केवल 23 ही जिंदा बचे। इसी घटना को इतिहास में क्या बोलते हैं, ब्लैक होल की त्रासदी कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू किसके, हालवेल के। सन 1857 का विद्रोह हुआ था कब, ये भी रिपीट वाला क्वेश्चन है। तो मेरठ से हुआ था, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 मई 1857 को 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और अपने साथियों को मुक्त कराकर वे लोग दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को नेतृत्व के लिए तैयार किया। तत्पश्चात वो लखनऊ, कानपुर, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी होता हुआ देश के अनेक क्षेत्रों में फैल गया और सीमित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया। अगला है, इनमें से किसे बंगाल का बाइबल कहा जाता है। तो आनंद मठ को कहा जाता है। इनमें से कौन गदर पार्टी के संस्थापक थे, लाला हरदयाल, यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 नवंबर 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी की स्थापना हुई। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, जबकि पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना। गदर पार्टी के उद्देश्य क्रांतिकारी कार्यवाहियों द्वारा भारत को संपूर्ण शासन से मुक्ति दिलाना था। अगला क्वेश्चन है, सन 1889 में अहमदिया आंदोलन को आरंभ किया गया था। तो अहमदिया आंदोलन स्टार्ट करने वाले हैं मिर्जा गुलाम अहमद ने। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत पंजाब के गुरुदासपुर जिले के निवासी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने 1889 में की। यह आंदोलन इस्लाम के उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। इस्लाम के सच्चे स्वरूप के पालन की पुनः स्थापना करना उसका प्रमुख उद्देश्य था। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था। तो सेंट जेम्स पैलेस जो है वो
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का, मतलब जहाँ पर वो स्थल था सेंट जेम्स पैलेस था। द्वितीय मतलब जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ये सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। इसमें गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए, परंतु सामुदायिकता के प्रश्न पर यह सम्मेलन असफल हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से किसको भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई थी? तो यहाँ पर 3 लोगों को फांसी दी गई थी, यतीन दास को नहीं दी गई थी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है। गीता रहस्य किसने लिखा था? गीता रहस्य जो है तिलक जी ने लिखा था। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना उग्र राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने किया। उन्होंने यह पुस्तक मांडले जेल में कैद के रूप में लिखी थी। मलिक कफूर एक योग्यतम सेना नायक था, किस शासक के अधीन कार्यरत था? तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर सही ऑप्शन है। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का एक योग्य सेना नायक था, जिसके नेतृत्व में अलाउद्दीन ने दक्षिण विजय का कार्य संपन्न किया। यह मूलतः गुजरात का रहने वाला व्यापारी था, जिसे गुजरात विजय के पश्चात सेनापति नुसरत खान द्वारा दिल्ली दरबार में लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर सही हो जाएगा। सिराज ऑफ द ईस्ट किसको? जौनपुर को कहते हैं। सिराज ऑफ द पूर्व का सिराज जौनपुर को 1394 में फिरोज शाह के एक हिजड़े हैं ख्वाजा जहां मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र शर्की राज्य की स्थापना की और कालांतर में इसे मलिक उस शर्क यानी पूर्व का सिराज की उपाधि मिली। यह राज्य जो है कला एवं स्थापत्य तथा विद्या प्रेम के रूप में प्रसिद्ध था। शर्की शासक के अधीन यहाँ हुई सांस्कृतिक उन्नति के कारण जौनपुर को भारत का शिराज कहा जाता है। निकोले कॉन्टी एक यात्री जो विजयनगर में आया था, कहाँ का? निकोले कॉन्टी इटली का निवासी था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विजयनगर की यात्रा करने वाले निकोले कॉन्टी पहला इटालियन यूरोपियन यात्री था जो देवराय प्रथम, तो विजयनगर में आया तो था किसके साथ में? देवराय प्रथम के समय में निकोले कॉन्टी आया था। कॉन्टी ने विजयनगर के शहर, उसके दरबार, वहाँ की प्रथाओं, मुद्रा, त्योहारों तथा अन्य विषयों का बड़ा विशद वर्णन किया। अगला क्वेश्चन है, बाबर को कहाँ दफनाया गया था? तो बाबर को काबुल में दफनाया गया था। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हल्दी घाटी की लड़ाई सन 1576 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, मेवाड़ और मुगल। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मेवाड़ और मुगल साम्राज्य के बीच हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप तथा मुगलों का सेना नेतृत्व आसफ खां और मानसिंह ने किया। इस युद्ध में यद्यपि राणा प्रताप पराजित हुए, यद्यपि उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की और अकबर के खिलाफ क्या है, गुरिल्ला युद्ध हमेशा जारी रखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पर गलत है? अबुल फजल देखें, ये वाला सही है। बदायूनी आलमगीर को, ये वाला गलत है। बदायूनी ये वाली जो है वो गलत हो जाएगा, मतलब गलत ही बताना। तो ये सही है, बाबर का सही है, जहांगीर का भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी? तो मनसबदारों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगी? औरंगजेब के समय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल सूबेदार ने सन 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूनाकाती, कालीघाट और गोविंदपुर की जमींदारी दी थी? तो किसने दी थी? तो आंसर हो जाएगा अजीमुशान ने। अजीमुशान ने क्या है, ये जागीर दी थी, अजीमुशान ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी? इल्तुतमिश सही हो जाएगा यहाँ पर। दिल्ली सल्तनत में प्रचलित इक्ता प्रथा के तहत भूमि के विशेष खंडों के राजस्व का अधिकार सैनिकों व असैनिक पदाधिकारियों को उनके वेतन के बदले दिया जाता था। दिल्ली के सुल्तानों में
इल्तुतमिश ही पहला शासक था जिसने भारत में सामंती प्रथा को खत्म करने और दूर दराज के क्षेत्रों में केंद्रों को जोड़ने के लिए एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि? द्वितीय सिकंदर वही है एक अलाउद्दीन खिलजी, यूनानी शासक। सिकंदर की भांति जो है अलाउद्दीन खिलजी भी विश्व विजय की आकांक्षा रखता था, परंतु दिल्ली के एक कोतवाल हैं, उनके मित्र थे अलाउद्दीन खिलजी के, उल्ला उल मुल्क की सलाह पर उसने विश्व विजय का क्या कर दिया, विचार त्याग दिया और भारत को ही पूर्णतः विजित करने का प्रयास किया। उसने अपने इस आकांक्षा के प्रतीक स्वरूप सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की और सिक्कों पर भी अंकित करवाया था। अब यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मिलान क्या है करना है, तो यहाँ पर मिलान करते हैं हम, मतलब कौन कौन से जगह हैं जो जिसने बनवाए थे। तो खिजराबाद हो जाएगा अलाउद्दीन खिजराबाद, तो डी का 1 है, तो यहाँ पर देखते हैं डी का 1 कौन, 2 जगह हैं डी का 1। और देखते हैं यहाँ पर गयासुद्दीन फिरोज मोहम्मद तुगलकाबाद यानी गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। खिजराबाद तो मैंने बता दिया था। आदिलाबाद देखते हैं, आदिलाबाद हो जाएगा मोहम्मद तुगलक, आदिलाबाद मोहम्मद तुगलक। और फिरोजाबाद हो जाएगा फिरोज तुगलक। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो कूट बनेगा, यहाँ पर 2 बनेगा, यहाँ पर 3 बनेगा और सी में बनेगा 4 और यहाँ पर 1, 2 3 4 1, इस हिसाब से बनेगा 2 3 4। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे आप व्याख्या यहाँ पर जो दी गई है वो भी देख सकते हैं। अबुल रज्जाक यात्री था कहाँ का? तो अबुल रज्जाक जो है पारसी था। अब्दुल रज्जाक एक पारसी यात्री था। कालीकट के जमोरिन के यहाँ खुरासान के शाहरुख का राजदूत बन के आया था कौन? अब्दुल रज्जाक। और 1443 में देवराज द्वितीय के शासनकाल में उसने विजयनगर की यात्रा की। उसके वर्णन से तत्कालीन विजयनगर की स्थलाकृति, प्रशासन एवं सामाजिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। दक्षिण तट पर गोंडी के सामने विजयनगर की स्थापना की थी। अपने इस साहसिक काल में उन्हें अपने गुरु विद्यारण्य और वेदों के टीकाकार सायण से प्रेरणा मिली थी। इस साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 में हुई थी। अगला 125 ही इस समय यहाँ पर क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में।